नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आज के नए प्रैक्टिस सेट में। दोस्तों, आज हम फिर से एक नया प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। लगभग हमने 12 या 13 प्रैक्टिस सेट खत्म कर दिए हैं। तो उसी तरीके से हम लगातार पढ़ रहे हैं। 10,000 क्वेश्चन की सीरीज चल रही है और 10,000 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो काफ़ी एग्जामों में पूछे गए हैं। सारे एग्जाम के जो क्वेश्चन उठा के हम लाए हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और आने वाले जितने भी एग्जाम्स हैं उनके लिए। तो देखें किस तरीके के एग्जाम पूछे जाते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ऐसे ही पढ़ेंगे हम लोग, क्योंकि हम लोग पढ़ाई तो कर लेते हैं, लेकिन क्या है ना, प्रैक्टिस सेट सॉल्व करना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसी तरीके से अगर हम पढ़ते रहे तो आने वाले जितने भी एग्जाम्स हैं आप में उसको दिक्कत नहीं मिलेगी। तो चलिए जल्दी शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन है तो कम से कम हम लोग डेली 30 क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं, जिससे कि हम जल्दी से ख़त्म कर सकें सीरीज को। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? तो कल हम लोगों ने 65 तक खत्म कर लिया था कि द विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन है। तो द विंग्स ऑफ फायर बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है। नॉर्मली सबको पता ही होगा। उस समय एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, विक्रम सेठ, शोभा डे, के अडवाणी या पीजे अब्दुल कलाम साहब। तो विंग्स ऑफ फायर जो है ना, कलाम साहब की किताब है। तो 66 का डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 67 की इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस की स्थापना किस शहर में हुई थी। तो इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस की स्थापना किस शहर में हुई थी, जल्दी से बताएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका हैदराबाद में। 67 का 20 राइट आंसर हो जाएगा हैदराबाद। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 68 कि राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद। तो राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो जो राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद है उसका अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री या प्रधानमंत्री? तो ये आपका होता है 68 का 20 राइट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री। तो भारत का प्रधानमंत्री जो है वो राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का भी अध्यक्ष होता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 69 कि राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो ये सारी चीज़ें पॉलिटी की सीरीज में है। अगर आपको देखना है तो जाओ वहाँ पर। पॉलिटी की पूरा पॉलिटी खत्म कर रखा है हमने। एम लक्ष्मीकांत से ही पूरा पॉलिटी खत्म कर रखा है। तो उसको जाओ देखो, जाके पूरी पॉलिटी वहाँ से क्लियर करो। ज्योग्राफी की सीरीज चल रही है, बाकी प्रैक्टिस आउट हम जितने भी हैं वो सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो ये भी आपका कौन होता है? 69 का 20 राइट आंसर हो जाएगा। ये भी आपका भारत का प्रधानमंत्री होता है। आगे है राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो ये भी आपका प्रधानमंत्री है। तो तीनों की तीनों चीज़ें ध्यान रखना कि सुरक्षा परिषद का, एकता परिषद का और विकास परिषद का, तीनों का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री ही होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71 कि सभी स्तरों पर लोक अदालत की स्थापना करने में देश का निम्नलिखित में से कौन सा राज्य प्रथम स्थान ले चुका है? सभी स्तर पर लोक अदालत की स्थापना कर दी है। तो ऐसा कौन सा राज्य है? तो आपका 71 का ए इज द राइट आंसर हो जाएगा केरल। केरल ने सभी स्तर पर लोक अदालत की स्थापना कर दी है। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन। देखो, लोक अदालतें क्या होती हैं कि जो लोग हैं, जैसे भारत जो है ना ग्रामीण तबके से ही आता है। तो जो ग्रामीण तबके के लोग हैं उनको अदालतों में ना जाना पड़े, क्योंकि अदालतों में जाते हैं तो उनके घर ज़मीनें सब बिक जाती हैं। तो इसलिए जल्दी से और कम समय में और अफोर्डेबल रहते हुए जो जल्दी से फैसले ले लिए जाते हैं उनके लिए, तो वो कहाँ किस में होते हैं? तो लोक अदालतों में ही होते हैं, ठीक है। तो 71 का क्या हो जाएगा? आपका ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 72 जनरल अगस्टो पिनोचेट किस देश से संबंधित है? तो उस समय एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि जनरल अगस्टो और पिनोचेट किस देश से संबंधित है। तो 72 का क्या हो जाएगा आपका? बी, चिली। तो चिली हो जाएगा। चिली इज द राइट आंसर। उस समय चिली के प्रेसिडेंट हुआ करते थे। इस समय कमेंट करके बताएंगे कि इस समय चिली के प्रेसिडेंट कौन है, कौन नए बने हैं। तो जल्दी से बताएंगे कि चिली के प्रेसिडेंट कौन है, कमेंट जरूर करना। आगे क्वेश्चन नंबर 73 की सूर्य की किरणों का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म करता है? तो सूरज की ऐसी कौन सी किरणें होती हैं जिसका भाग सोलर कुकर को गर्म करता है? इंफ्रारेड, कॉस्मिक, अल्ट्रावायलेट या रेड लाइट? तो कौन सी ऐसी किरणें होती हैं, जल्दी बताओ। तो ये इंफ्रारेड होती हैं। कौन सी होती हैं? इंफ्रारेड। तो 73 का ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। आगे है कि क्वेश्चन नंबर 74 की सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह टाइटन किस ग्रह का चक्कर लगाता है? तो टाइटन के बारे में तो बहुत खराब सबको पता होगा। और टाइटन जैसे एवेंजर मूवी में थेनोस का घर भी था, तो उसी तरीके से कि सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह जो है टाइटन किस ग्रह का चक्कर लगाता है? तो बृहस्पति का, शनि का, यूरेनस का या शुक्र का? जल्दी बताएंगे। तो शनि का। शनि का सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह भी है टाइटन। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 75 की टाइटैनिक के स्वामित्व वाली कंपनी का नाम क्या है? इस तरीके के क्वेश्चन पूछ दिए हैं। बताइए कि जो टाइटैनिक था, जो डूब गया था समुद्र में आपके, तो उसको किसने बनाया था, किस कंपनी ने बनाया था? मतलब स्वामित्व किस कंपनी का था? तो 75 का क्या हो जाएगा? द वाइट स्टार लाइन। तो द वाइट स्टार लाइन जो था उस कंपनी का इस पर स्वामित्व था, उस कंपनी ने इसको मैन्युफैक्चरिंग कराया था। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 76 कि किस देश के सिक्के पर यह अंकित है कि यह सब बुराइयों की जड़ है?
तो इस टाइप के क्वेश्चन भी डाल देते हैं, ध्यान रखना है। ये सारी चीज़ें भी पढ़ के ही चलना है कि किस देश के सिक्कों पर यह अंकित है कि यह सब बुराइयों की जड़ है, इटली, क्यूबा, रूस या वेटिकन सिटी। तो देखो, अब बुराइयों की जड़ होना मतलब नैतिकता का बहुत दे रहा है, और नैतिकता कहाँ से निकलती है? नैतिकता का संबंध किससे होता है कि मान लो कहीं पर आदर्शवाद हो इस तरीके से, कहीं मतलब पवित्र जगह हो, तो जैसे इटली हो गया आपका, क्यूबा हो गया, रूस या वेटिकन सिटी। तो वेटिकन सिटी जो ना पोप की जगह है, जो क्रिश्चियन में सबसे ऊपर माने जाते हैं, तो उनकी जो जगह है वो है वेटिकन सिटी। तो 76, अगर लॉजिकली अगर देखा जाए तो इसको आप लॉजिक से लगा सकते हैं। वैसे बहुत कम होता है कि इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग बच्चे जो हैं वो पढ़ लें या मिल जाएं, तो इस तरह के क्वेश्चन आप लॉजिकल भी लगा सकते हैं। तो उसका 76 का डी ज़रा आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि जितने भी क्रिश्चियंस हैं उनके जो सबसे बड़े पुजारी हैं वो वेटिकन सिटी में ही पाए जाते हैं, और ऐसी चीज़ें कि सब बुराइयों की जड़ है ये सारी चीज़ें, तो ये वहीं पर ही ऐसे सिक्कों पर छापी जा सकती है। आगे बात करते हैं, मोसाद किस 77 क्वेश्चन, मोसाद किस देश का गुप्तचर संस्था है? तो मोसाद के बारे में तो पूरी दुनिया जानती है। मोसाद ने जितने भी कोवर्ट ऑपरेशन चलाए हैं तो उसके हर एक इंसान लगभग जानता ही होगा। तो मोसाद आपकी जो खुफिया एजेंसी है वो कहाँ की है? इजराइल की। तो 77 का ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 या 78 कि एस्प्रिन का नाम रासायनिक नाम क्या है? तो एस्प्रिन का रासायनिक नाम क्या है 78 का, जल्दी बताओ। तो इसका नाम है एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। तो 78 का बी। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके पूछ देंगे केमिस्ट्री से भी, रासायनिक नाम वगैरह काफ़ी एग्जाम में पूछते हैं, तो उसको ध्यान रखना है। 8 सितंबर को कौन सा वर्ष मनाया जाता है? कल हम लोगों ने पढ़ा था कि एड्स वाला पूछा गया था, तो एड्स कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को। तो 8 सितंबर को कौन सा मनाया जाता है? ये आपका विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। तो 79 का सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, विश्व स्वास्थ्य दिवस। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 80 कि दुर्गापुर स्टील प्लांट की स्थापना किस देश के सहयोग से हुई थी? तो ये भी एग्जाम में पूछते हैं कि किस जो प्लांट वगैरह हुए हैं हमारे, जो संयंत्र लगे हैं, उनकी स्थापना में कौन मददगार था? तो दुर्गापुर की मदद किसने की थी? तो ये आपका 80 का बी हो जाएगा, ब्रिटेन ने, ठीक है। दुर्गापुर में किसने की थी? ब्रिटेन ने। आगे है कि डूरंड रेखा केंद्र देशों को अलग करती है। तो डूरंड रेखा का क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट, रेखाओं से भी क्वेश्चन बन जाते हैं। तो डूरंड रेखा आपका पाकिस्तान और अफगानिस्तान को अलग करती है। तो 81 का डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। बाकी बताएंगे कि कौन सी रेखा भारत और चाइना को अलग करती है और कौन सी रेखा भारत और पाकिस्तान को अलग करती है। तो ये कमेंट करके बताओ, और जरूर कमेंट करना इसको कि भारत और चीन को अलग करने वाली रेखा और भारत और पाकिस्तान को अलग करने वाली रेखा कौन सी है। अगला देखो, चलो आएगी अगले क्वेश्चन में कि 82 में क्या है कि मैकमोहन रेखा किन दो देशों को अलग करती है? तो अब कमेंट करने की जरूरत नहीं है, आ ही गया ऑलरेडी। तो मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच में है? तो ये भारत और चीन के बीच में है। 82 का ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। और 83 में क्या है कि रेडक्लिफ रेखा किन दो देशों को अलग करती है? तो ये आपके भारत और पाकिस्तान को करती है। तो 83 का सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 84 कि लोलिता किसकी कृति है? तो लोलिता किसने लिखी है भाई, ये बताइए जल्दी से कि लोलिता किसकी कृति है? तो नबाकोव। तो बी नबाकोव जो है ना, इन्होंने इसको लिखा है। बाकी एक लियो टॉलस्टॉय भी बहुत प्रमुख है, काफ़ी कृतियाँ इनकी भी हैं। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 85 कि सैयद राजवंश का संस्थापक कौन था? तो सैयद वंश की स्थापना किसने करी थी, ऐसा पूछा गया है ये सल्तनत काल के समय। तो सैयद वंश का संस्थापक कौन था? खिजर खान। कौन था? खिजर खान। 85 का ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 86 कि राज्य का दर्जा पाने वाला अंतिम संघ शासित प्रदेश कौन सा था? तो कौन सा संघ शासित प्रदेश है अंतिम जिसने राज्य का दर्जा पाया था? तो 86 का क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ। तो 86 का ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, सिक्किम, ठीक है। तो अब कमेंट करो कि सिक्किम को राज्य का दर्जा किस संशोधन के तहत और कब मिला था, ये कमेंट करना है, ठीक है। तो सिक्किम को राज्य का दर्जा किस संशोधन के तहत और कब दिया गया था। अगला है 87 क्वेश्चन कि क्वींस बेरी निगम किस खेल पर लागू होते हैं? तो क्वींस बेरी जो नियम है, सॉरी निगम नहीं होगा यहाँ, नियम होगा। तो नियम किस खेल पर लागू होते हैं? क्रिकेट पर, बॉक्सिंग पर, रग्बी पर या पोलो पर? तो कौन से किस पर लागू होते हैं? तो ये बॉक्सिंग पर। क्वींसबेरी नियम कहाँ पर लागू होते हैं? बॉक्सिंग पर लागू होते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं आईसीबीएम का क्या नाम है। तो आईसीबीएम का क्या नाम है, जल्दी बताएंगे। 88 क्वेश्चन नंबर। तो उस समय क्या है, आईसीबीएम मिसाइल, आईसीबीएम क्या होती है? इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। तो भारत तो बनी नहीं, वायु भी नहीं बनी, महात्मा भी नहीं बनी है, सूर्य मिसाइल जरूर है, वो इस समय बनने के स्टेज में है। तो इस तरीके से इसका नाम क्या है? सूर्य। अच्छा क्वेश्चन डाल दिया। तो इस तरीके के क्वेश्चन डाल देते हो, किस मिसाइल का परीक्षण अगर लेटेस्ट में हुआ है, किसी प्लेन का, या खरीदा गया, या कुछ भी मेंटेनेंस का काम हो रहा है, या कुछ बदलाव आ रहे हैं, या चीज़ें खरीदी जा रही, तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में जरूर देखने को मिलते हैं। तो 88 है। अगला है 89 नंबर कि प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? तो सबसे पहला जो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बनाए थे किसने बनाया था? ये आपका चार्ल्स बेबेज ने बनाया था, बच्चों को पता होगा। तो आविष्कार और आविष्कार के नाम भी डाल देते हैं इसमें,
ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखना है। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 90 कि भारतीय संविधान की अनुसूची में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है। तो ये भी पॉलिटी का सेक्शन है, जाके देख लो, पढ़ लो, पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो 90 का डी इज द राइट आंसर हो जाएगा कि भारतीय संविधान की अनुसूची में कितनी भाषाएं, 22 भाषाएं हैं। अगला है कि तिराना किस देश की राजधानी है। भाई साहब जल्दी बताइए, तिराना तिराना किस देश की राजधानी है। माल्टा की, अल्बानिया की, केन्या की और जाम्बिया की। तो तिराना जो है ना आपकी अल्बानिया की राजधानी है, 91 का 20 द राइट आंसर हो जाएगा। बाकी केन्या की राजधानी क्या है जल्दी कमेंट करके बताओ। ठीक है, कमेंट में केन्या की राजधानी क्या है, माल्टा की क्या है और जाम्बिया की, तीनों की राजधानी है, कमेंट करके मुझे बताओ। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 92 कि क्रिस्कोग्राफ किस काम आता है। तो क्रिस्कोग्राफ का काम क्या है। देखो ये जो होता है ना, ये पौधों की वृद्धि नापता है। तो क्रिस्कोग्राफ क्या करता है, पौधों की वृद्धि के नापने के काम आता है, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि 93 की उल्टा फहराता हुआ झंडा किसका प्रतीक है। तो उल्टा फहराता हुआ झंडा किसका प्रतीक है। अगर झंडे को उल्टा फहरा दिया, ये आपका विपत्ति का, विद्रोह का, क्षमा का या युद्ध का। तो अगर झंडे को उल्टा फहरा दिया जाता है तो वो विपत्ति का प्रतीक होता है कि भाई साहब कोई मुश्किल आन पड़ी है। तो यही है 93 का इज द राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 94 कि प्रातःकालीन शांति का देश कौन सा है। तो प्रातःकालीन किस देश में बहुत ज़्यादा शांति होती है, फिनलैंड में, जापान में, कोरिया में या ऑस्ट्रेलिया में। तो प्रातःकालीन शांति का देश किसे कहा जाता है, तो ये कोरिया को कहा जाता है। ठीक है, तो 94 का 20 द राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 95 कि कुछ जलपोतों के पीछे एस एस लिखा रहता है, इसका अर्थ क्या है। इस टाइप के क्वेश्चन पूछ देते हैं कि जलपोतों पर क्या लिखा रहता है या ट्रेन के डिब्बों पर क्या लिखा रहता है। तो इस टाइप के भी वो लोग क्वेश्चन पूछ ही देते हैं, और हम लोग बच्चे हैं जो इस चीज़ को ध्यान नहीं देते हैं, पढ़ते नहीं हैं। तो लेकिन इस चीज़ को ध्यान रखना कि 95 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कुछ जलपोतों के पीछे एस एस लिखा रहता है, तो उसका मतलब क्या होता है। इसका अर्थ क्या है कि सी शिप है, सी सर्ज है, स्टीम शिप है या सी सैरोन। तो एस एस का मतलब होता है स्टीम शिप, भाप से चलने वाला शिप है ये। तो 95 का क्या हो जाएगा, 20 द राइट आंसर हो जाएगा आपका। अगला है 96 कि दक्षिण गंगोत्री क्या है। तो दक्षिण गंगोत्री क्या है, नॉर्मली सबको पता होना चाहिए कि अंटार्कटिका में स्थापित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र है, भारतीय नौसेना का युद्धपोत है, भारत की भूगोलविद महिला है, या भारत की एक नदी है। तो नॉर्मली सबने पढ़ रखा होगा दक्षिण गंगोत्री कि अंटार्कटिका में भारत का एक वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र है। तो 96 का एज द राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 97 कि भारतीय मानक समय एवं ग्रीनविच मध्य समय के बीच में कितना अंतर है। तो जो ग्रीनविच टाइम है और भारत का जो टाइम है उसके बीच का जो अंतर है वो 5.5 घंटे का है। ठीक है, तो यहाँ माइनस भी दे रखा है, यहाँ प्लस भी दे रखा है, तो ध्यान से ऐसी चीज़ों को बहुत ध्यान से देख के लगाना है। तो 97 का इज द राइट आंसर हो जाएगा कि प्लस में है। अगला है क्वेश्चन नंबर 98 कि भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब हुआ था। तो भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था, और उसके अध्यक्ष थे आपके कौन थे, चलो बताओ जल्दी कमेंट करके कि राज्य पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष कौन था। कमेंट करके इसको बताना है। तो 98 का क्या आंसर हो जाएगा, जल्दी बताओ। डी इज द राइट आंसर हो जाएगा 1956 में। और भाषाई राज्य पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष कौन था, कमेंट करके बताओ। अगला क्वेश्चन नंबर 99 के लोकसभा और राज्यसभा दोनों के लिए गण आपूर्ति संख्या कितनी है। तो कितना होना चाहिए लोकसभा और राज्यसभा के लिए, कितना हिस्सा होना चाहिए तब वो चलेगी। तो 10वां हिस्सा, तो मतलब 99 का सी राइट आंसर हो जाएगा कि 1/10वां हिस्सा। ठीक है, 10वां हिस्सा नहीं होगा तो सदन नहीं चलेगा। अच्छा, किस किस संशोधन के तहत ये नियम डाला गया था, ये भी कमेंट करके मुझे बताओ जल्दी से, और कमेंट करना है सारी चीज़ों का। आगे क्वेश्चन है 100 कि शरीर का निर्माणकर्ता किसे कहते हैं। तो शरीर का निर्माण करने में सबसे ज़्यादा सहायक कौन होते हैं। जीवाणु होते हैं, अकार्बनिक यौगिक होते हैं, प्रोटीन होता है, फफूंदी होता है। तो 100 का 20 राइट आंसर हो जाएगा प्रोटीन। जो प्रोटीन है वो शरीर का निर्माणकर्ता कहलाते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान रखना। लगातार इसी तरीके से हम क्वेश्चंस खत्म कर रहे हैं, इसको पढ़ते रहेंगे। जितने भी ये क्वेश्चंस हैं ये प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं, वहाँ से ये सारे उठाए गए हैं। तो ध्यान रखो, इनको पढ़ो, बार बार पढ़ो, बार बार रिवीजन करो, और अगर ये हम कर लेते हैं तो बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है सभी एग्जाम्स के लिए। ठीक है, ध्यान रखना, पीसीएस तक निकाल देंगे आप, पीसीएस प्री वगैरह के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है ये। तो लगातार पढ़ाई करो, लगातार मेहनत करो। आज के लिए इतनी बहुत है। जय हिंद।